गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे और लास्ट जो एग्जांपल था हमारा दैट वाज ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के अंदर हम लोग जो अभी तक कंसेप्ट अप्लाई करते आए हैं, अभी तक जो लॉजिकली हम लोग काम करते आए हैं, वही हमने सेम इम्प्लीमेंटेशन किया था पाइथन के अंदर। और मैंने कहा था कि उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे प्रोग्राम के पार्ट्स थे उन्हें किस तरीके से हम कम स्टेप्स में कर सकते हैं, पहले मैं वो बता रही हूँ। तो ये वही हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, जहाँ पे हमने इनपुट लिया था और जो काउंट है डिजिट का वो कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर जब हमने इस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से पहले व्हाइल का एग्जाम्पल कवर किया था, दैट वाज ऑफ काउंट ऑफ डिजिट्स। तो काउंट ऑफ डिजिट्स में सिंपली हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा नंबर है हम उसे सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उस स्ट्रिंग को हम पास करते हैं लेंथ फंक्शन के अंदर। तो ये क्या करता है, हमें काउंट रिटर्न करके दे देता है। अब यहाँ पे सपोजिटली जो नंबर है हमारा 153 है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जब हम इसे लेंथ में पास करेंगे तो ये टोटल काउंट कैलकुलेट करेगा कैरेक्टर्स का। तो 1, 5 एंड 3 तीन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में, तो यहाँ पे जो काउंट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमारे चार स्टेटमेंट्स हैं, काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसके बाद लूप को यूज करके 1 बाय 1 काउंट में इंक्रीमेंट करना, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट में ही काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो है पहला तरीका, पहला पार्ट लूप का। दूसरा जो पार्ट था हमारे पास में, वहां पे हमने क्या किया था, 1 बाय 1 हमने डिजिट को फेच किया था और उस डिजिट की पावर हमने कैलकुलेट करी। अब यहाँ पे डिजिट्स को फेच करने के लिए सच कोई शॉर्टकट तरीका हमारे पास में नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। उसके लिए तो हमें लूप ही चलाना पड़ेगा, 1 बाय 1 डिजिट फेच ही करने पड़ेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में लेके। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में इनर लूप है, जहाँ पे हम काउंट के बेस पे पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस लूप को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अवेलेबल है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, सिंपली हमें बेस लिखना होता है, नहीं कि जिस भी नंबर की रेस टू द पावर हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जिस भी डिजिट की रेस टू द पावर कैलकुलेट करनी है, वो डिजिट किसके अंदर है, REM नाम के वेरिएबल के अंदर। और रेस टू द पावर क्या है, काउंट ऑफ डिजिट, और वो है काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं REM डबल एस्ट्रिक काउंट। तो 3 रेस टू द पावर 3, 5 रेस टू द पावर 5 एंड 1 रेस टू द पावर 3। ये कैलकुलेट होगा, जिससे हम पावर वेरिएबल के अंदर असाइन करवा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ये वाला लूप है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टली पावर कैलकुलेट करने के बाद बस हमें सम को ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए, पाइथन के सिंटेक्स को, पाइथन के फंक्शंस को काम में लेके। सबसे पहले वही चीज है, मैंने यूजर से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन और उसे इंट में कन्वर्ट करवाने के बाद नम में असाइन करवा दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है काउंट ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैंने काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर जो काउंट है वो असाइन करवाया है, नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर उसकी लेंथ कैलकुलेट करी। अब यहाँ पे 1 बाय 1 मैं डिजिट को फेच करूंगी, तो हमारा जो नम है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो लॉस हो सकती है। तो मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर नम की वैल्यू को असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे हमें पावर्स कैलकुलेट करने के बाद सम कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने सम वेरिएबल क्रिएट किया है और उसे 0 से इनिशियलाइज भी करवा दिया है। अब 1 बाय 1 डिजिट को फेच करनी है, तो हमारे पास में वही कंसेप्ट है, while num is greater than 0 rem is equals to num mod 10 num divide by equals to 10। तो इस रिमाइंडर के अंदर 3 आएगा और num के अंदर 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट की पावर कैलकुलेट करनी है। तो डिजिट दैट इज rem रेज टू द पावर यानी कि डबल एस्टेरिस्क सिंबल और 3 जो कि काउंट के अंदर है। तो 3 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट होगा, जिसे मैंने किसके पावर वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करवाया, बल्कि मैंने डायरेक्टली सम के अंदर
ही ऐड करवा दिया। अगर आप चाहो तो अलग वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो और चाहो तो सम के अंदर ही आप ऐड करवा सकते हो, जैसे कि मैंने करवाया है। तो सबसे पहले 3 की पावर कैलकुलेट होगी, उसके बाद 5 डिजिट फेच होगा, 5 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट होगा, जिसे हम सम में ऐड करवाएंगे, एंड सेम गोज फॉर 1 रेज टू द पावर 3 जो हम सम में ऐड करवाएंगे। अब हमारे पास में ओरिजिनल नंबर है टेम्प के अंदर और सम है वो है सम वेरिएबल के अंदर, तो बस अब हम यहाँ पे मैच करवा सकते हैं। If temp is equals to sum, then temp is Armstrong number, or else temp is not an Armstrong number. तो यहाँ पे मैंने वही 3 इनपुट दिए हैं जो कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में दिए थे, लास्ट जो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग वाला प्रोग्राम किया था। सबसे पहले 153 मैंने इनपुट किया था, 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। सेम गोज फॉर 6, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर होगा? All right, moving on with the next example. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑफ फॉर लूप। वाइल के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, आगे मैं एक दो और एग्जांपल आपको करवा दूंगी नेस्टेड लूप्स के केस। अब नेक्स्ट जो फॉर लूप है हमारा, अभी तक आप लोगों ने फॉर लूप का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, वेदर इट सी प्लस प्लस और जावा, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉर लूप है उसके मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास में ये वाला कंसेप्ट नहीं होता है, ना हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है। पाइथन के अंदर जो फॉर लूप क्रिएट किया गया है वो क्रिएट किया गया है सीक्वेंस पर आइटरेट करवाने के लिए। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, डेटा टाइप के अंदर हमने सीक्वेंसेस की कैटेगरी पढ़ी थी, तो हमारे पास में स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, ये सारे हमारे पास में अलग अलग तरीके के सीक्वेंस है। अब इन सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट करी है 1 2 3 4, तो वहां पे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन चारों एलिमेंट्स को 1 बाय 1 स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रैवर्स करना और फिर हर एक एलिमेंट को यूज करके कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना, वो काम करता है पाइथन का फॉर लूप। अब इस फॉर लूप का एक्चुअली में सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल का नाम, एक ऐसा वेरिएबल जो कि काउंटर वेरिएबल की तरह एक्ट करे। जैसे कि हम यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 0 से लेके 5 तक लूप चलाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे ये var हमारा एक काउंटर वेरिएबल होगा। उसके बाद आता है हमारा इन कीवर्ड, और इनके बाद हम लिखते हैं हमारा सीक्वेंस, जो कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। अब इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिस्ट कहा 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है दैट इज 1, वो 1 क्या होगा, वो 1 आएगा इस var नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब हमें जो भी वर्किंग करवानी है लिस्ट के एलिमेंट्स को यूज करके, वो हम इस var को यूज करके करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन कर्सर है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस var के अंदर 2 एज अ वैल्यू करंटली स्टोर होगी, तो फिर हम उस पर लेके वर्किंग करवा सकते हैं। तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, और साथ साथ में जो ये var वेरिएबल होगा ना, ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस करेगा। आई थिंक आप लोगों ने जावा के अंदर एरे वाला पार्ट कवर कर लिया है, तो वहां पे आपने फॉर ईच लूप कवर कर लिया होगा। उसका काम भी यही होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक एरे के हर एक एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज ट्रैवर्स करना। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे कुछ उसी तरीका हमारा फॉर लूप है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एरे नहीं, हमारे पास में और कई तरीके के कलेक्शंस हैं, और उन सारे कलेक्शंस को हम काम में ले सकते हैं इस फॉर लूप के साथ में। तो अब हम इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, दैट इज प्रोग्राम टू डिस्प्ले ईच कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लूप को काम में लो, हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो भी हमारे पास में आउटपुट आ जाता है।
और अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं किसी वेरिएबल का नाम या कोई मैसेज, तो वो भी हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कुछ वर्किंग करवानी हो, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे s नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है, जिसके अंदर मैंने हेलो असाइन करवाया है। अब यहाँ पे मैंने जो सिंटेक्स काम में लिया है, जो वेरिएबल काम में लिया है, दैट इज आई। तो फॉर आई इन s, अब यहाँ पे होगा क्या, जो ये s सीक्वेंस है, सबसे पहले ये 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, h, तो वो h आएगा इस i के अंदर, और हमारा जो लूप के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अब स्टेटमेंट में हमने सिर्फ प्रिंट फंक्शन को मेंशन किया है, तो प्रिंट आई, और आई के अंदर क्या वैल्यू है, आई के अंदर है h, तो यहाँ पे h हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस प्रिंट के अंदर स्लैश एन इनबिल्ट है, तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब s के अंदर अभी भी कैरेक्टर्स बाकी हैं, हमारा जो लूप का सिचुएशन है वो करेक्ट है, तो फिर से लूप चलेगा फॉर आई इन s। अब s जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कर्सर जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट कर देगा। तो अब आई जो है वो रेफर कर रहा होगा इस ई को, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास में कैरेक्टर प्रिंट होगा दैट विल बी ई। सेम गोज फॉर एल, देन एल एंड ओ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 कैरेक्टर्स हमारे पास में कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गए। यहाँ पे हम बाकी लैंग्वेजेस की तरह फॉर लूप को काम में नहीं लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंसेस को यूज करके फॉर लूप की वर्किंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप बेसिक सिंटेक्स और फर्स्ट एग्जांपल सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है इस एग्जांपल में या सिंटेक्स वाइज? All right, moving to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट का लिया है। लिस्ट के अंदर मेरे पास में जितने भी एलिमेंट्स है, मैंने बस उन एलिमेंट्स का 1 बाय 1 एडिशन करवाया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने LST नाम की एक लिस्ट क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें 5 एलिमेंट्स असाइन करवाए हैं, दैट इज 10, 20, 35, 6 एंड 5। अब यहाँ पे हमें इनका 1 बाय 1 एडिशन करना है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एरे में करते थे, स्टार्ट से लेके एंड तक का लूप चलाना, 1 बाय 1 एरे एलिमेंट को एक्सेस करके किसी वेरिएबल में ऐड करवाना, बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। अब यहाँ पे लिस्ट भी हमारा एक सीक्वेंस टाइप का ही है, तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन या कंडीशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर लूप ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूशन कर्सर है उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट करता रहेगा। तो सबसे पहले जो LST वेरिएबल है उसके अंदर सबसे पहली वैल्यू है 10, तो यहाँ पे i के अंदर करेंटली 10 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू i लिखा है, तो सम जो जिसके अंदर 0 थी, अब क्या होगा, उसके अंदर 10 ऐड हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन कर्सर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, दैट इज 20, तो अब यहाँ पे 10 में 20 ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स 30। उसके बाद सेम 35 ऐड होगा, उसके बाद 6 ऐड होगा, और उसके बाद 5 ऐड होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 बाय 1 हम एलिमेंट को एक्सेस करके उन पे अलग अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अब सिंपली मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के साथ में आउटपुट को डिस्प्ले करवाया है, दैट इज सम ऑफ लिस्ट इज सम। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा मैसेज आएगा। अब LST खुद एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने LST को कंबाइन करवाया है मैसेज के साथ में। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास में लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद इज हमारा मैसेज था, और सम जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है, दैट इज 76। तो कुछ इस तरीके से आप सीक्वेंस को काम में ले सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ही हम सेट को भी काम में ले सकते हैं और टपल को भी काम में ले सकते हैं। So that was the basic usage of for loop. इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? Moving to the next part. अब यहाँ पर
अब हमेशा जब फॉर लूप की वर्किंग करवा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा सीक्वेंस पे ही काम करेंगे। हमेशा हमारे पास में लिस्ट होगा, स्ट्रिंग होगा, टपल होगा, सेट होगा या डिक्शनरी होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना है और कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी, तो फिर हम क्या लिस्ट क्रिएट करेंगे या हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद लूप चला के काम करवाएंगे? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है और गलत भी है। तो अब यहाँ पे जो हमने सीक्वेंसेस डिस्कस किए थे, उस सीक्वेंसेस का एक छोटा सा पार्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, जो हमारे पास में सीक्वेंसेस वाला टॉपिक था, उस सीक्वेंस में हमने स्ट्रिंग डिस्कस किया था, लिस्ट डिस्कस किया था, टपल था और उसके बाद में हमारे पास में सेट और डिक्शनरी भी था और उसके अलावा हमारे पास में रेंज एक डेटा टाइप भी अवेलेबल था। अब यहाँ पे रेंज क्या करता है? एक रेंज को जनरेट करने का काम करता है, स्पेसिफिक नंबर्स को जनरेट करने का काम करता है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली नंबर वाइज कुछ वर्किंग करवानी है, जैसे कि मुझे 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना है, 1 से लेके 50 तक का लूप चलाना है, तो वहां पर हम इस रेंज सीक्वेंस को काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस रेंज को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो क्या है? मुझे इस रेंज फंक्शन को एक वैल्यू पास करनी है। अब यहाँ पर मैंने जब ये 2 एग्जांपल्स आप लोगों को बताए थे, तब मैंने कहा था कि अगर हम एक वैल्यू पास करते हैं तो ये उसे एंडिंग वैल्यू मान के चलता है, और अगर हम इसे कॉमा सेपरेटेड 2 वैल्यूज मान के देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को तो ये इनिशियल वैल्यू मान के चलता है, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू को ये एंडिंग वैल्यू मान के चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने सिंपली इस 10 को पास किया है, तो यहाँ पे हमारी जो रेंज जनरेट होगी वो होगी 0 से लेके 9। अगर हम कभी भी किसी भी रेंज के केस में स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 0 को स्टार्टिंग वैल्यू मान लेता है और जो भी एंडिंग वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है उसके -1 तक की रेंज ये हमें जनरेट करके देता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये 0 से 9 तक की रेंज जनरेट करके देगा, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो 1 से 9 तक की रेंज हमें जनरेट करके देगा। तो अब अगर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना है तो वहां पे हम इस रेंज सीक्वेंस को काम में लेंगे। है हमारा सीक्वेंस ही, सीक्वेंस को यूज करके ही फॉर लूप काम में लिया जाता है पाइथन के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर्स के केस में हम इस रेंज को काम में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से है। सेम वही है हमारे पास में, सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, 1 बाय 1 जो नंबर्स हमने जनरेट करवाए हैं एक एक करके वो इस var वेरिएबल के अंदर आएंगे, उसके बाद इन कीवर्ड, और उसके बाद है हमारा सीक्वेंस दैट इज रेंज। अब रेंज में हमें यहाँ पे वैल्यूज पास करनी होती है, तो रेंज के बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहलाता है स्टार्टिंग वैल्यू, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया है तो ये 0 अज्यूम करके चलेगा। सेकंड जो इसका आर्ग्यूमेंट है दैट इज एंडिंग वैल्यू, वो एक कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है, नहीं तो हम कहाँ तक की रेंज जनरेट करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो इसका आर्ग्यूमेंट है दैट इज स्टेप वैल्यू, कितनी वैल्यू का हमें इंक्रीमेंट करना है और कितनी वैल्यू का हमें डिक्रीमेंट करना है इस स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के बीच में, वो है हमारा ये थर्ड आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम सिंपल फॉर लूप में लिखते थे, ये हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है और ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो अगर उस कुछ तरीके की वर्किंग आपको अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपली वही काम करवाया है, एक सीरीज को प्रिंट करवाया है यूजिंग रेंज। अब यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है छोटा सा 2 लाइन का, मैंने सिंपली लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 1,10। तो अब यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले एक रेंज जनरेट की जाएगी, नंबर्स जनरेट किए जाएंगे जो कि होंगे 1 से लेके 9 तक। अब यहाँ पे 10 एंडिंग वैल्यू है, लेकिन एंडिंग वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करता, उसके -1 तक की रेंज जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे हमें 1 से लेके 9 तक की रेंज जनरेट होगी। 1 बाय 1 ये सारे नंबर्स इस x वेरिएबल के अंदर आएंगे और फिर हम उस x को यूज करके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। जब तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 से लेके 9 तक का। अब अगर हमें 1 से लेके 10 तक की सीरीज को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आप 1,11 पास करोगे, तभी ये 10 तक की रेंज को जनरेट करेगा और वो आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगा।
दैट वाज फॉर लूप यूजिंग रेंज। किसी को इस एग्जाम्पल में कुछ कंफ्यूजन है? मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने सेम टाइप की ही सीरीज प्रिंट करवाई है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको चेंज कर दिया है। डिस्प्ले ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि हम कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं, x mod by 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसको प्रिंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास भी यूजर डिपेंडेंट तो कुछ वैल्यू है नहीं, हमें पता है स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 10 है। तो अगर मैं 1 के बाद कोई और नंबर चेक करूंगी, इट इज 3, यानी कि 1 में अगर मैं 2 का एडिशन कर दूं तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 का एडिशन कर दूं तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 का एडिशन कर दूं तो 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें इफ को यूज करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली अगर आप लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व करते तो क्या करते, 1 से लेके 10 तक का पहले रेंज जनरेट करते, फिर इफ i mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस i की वैल्यू को प्रिंट करवाते। जरूरत ही नहीं है कंडीशन चेक करने की, हम स्टेप वैल्यू को यूज करके प्रॉपर इंक्रीमेंट करवा सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने वही इम्प्लीमेंट किया है फॉर i इन रेंज 1, 10, 2। तो 1 से लेके 10 तक की रेंज तो जनरेट होगी, लेकिन 2 के इंक्रीमेंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, i के अंदर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 के बाद 3 आएगा i के अंदर और वो 3 प्रिंट होगा। सेम गोज फॉर 5, 7 एंड 9। अब 9 के बाद जब 2 का इंक्रीमेंट होगा तो वो तो 11 हो जाएगा, जो कि हमारी रेंज के बाहर है। तो ऑटोमेटिकली 1 से लेके 10 तक की ऑड नंबर की सीरीज हमारी जनरेट हो चुकी है with the help of range function and step value। यहाँ पे कंडीशन को यूज करना है नहीं करना, दैट्स अप टू यू, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने सेम सीरीज को प्रिंट करवाया है, लेकिन जो सीरीज है हमारी वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे 10 से लेके 1 तक की सीरीज को मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है, जैसे कि मैंने कहा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही है स्टेप वैल्यू, तो हम नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है रेंज की, दैट इज 10, और जो एंडिंग वैल्यू है दैट इज 0। 10 से लेके 1 तक की सीरीज मुझे जनरेट करवानी है। अगर मैं 10,1 लिखूंगी तो 1 क्योंकि एंडिंग वैल्यू मानी जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, 1 को डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ 2 तक की हिट वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10,0 और डिक्रीमेंट करवाया है 1 by 1। अगर आप यहाँ पे इस सीक्वेंस को उल्टा लिख दोगे 0,10, एरर नहीं आएगी, लूप इनफाइनाइट नहीं चलेगा, आपके पास में कुछ आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 से लेके 10 तक की नेगेटिव में कभी रेंज जनरेट नहीं हो सकती। जो रेंज जनरेट नहीं होगी तो लूप के स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में। तो फॉर i इन रेंज 10,0, -1, सबसे पहले 10 वैल्यू आएगी, उसके बाद डिक्रीमेंट होके 9, 8, 7, 6। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में इस i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है और /n को मुझे ओवरराइट करना था, तो मैंने यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट को काम में लिया है और यहाँ पे सारे आउटपुट को स्पेस से सेपरेट करवाया है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डिसेंडिंग सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? एक बार आप लोग हो सके तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास।